जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ आईक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मेंसुरेशन। दोस्तों, मेंसुरेशन में दो टॉपिक होते हैं। एक टॉपिक होता है आपका क्षेत्रफल का और एक टॉपिक होता है दोस्तों आपका आयतन का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को 2D कहते हैं, अर्थात 2 डायमेंशनल होता है। तो क्षेत्रफल में दोस्तों सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक, तो इसमें हम अलग अलग करके सभी को देखेंगे, परंतु उससे पहले इस क्षेत्रफल के जितने भी टॉपिक होते हैं उस सभी टॉपिक के हम पहले फार्मूला को देखेंगे, उसको सूत्र को देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज। ठीक, तो आइए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज, जिसको ट्राइएंगल कहते हैं। दोस्तों, त्रिभुज ट्राइएंगल कहते हैं दोस्तों ये त्रिभुज। दोस्तों, ट्राइएंगल की परिभाषा क्या होती है? तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ये देख लीजिएगा क्या है, ये मेरा त्रिभुज है। त्रिभुज ये कोण ए और ये कोण बी, ये कोण सी। ठीक दोस्तों, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, तो एक भुजा आपका यह हो जाएगा, एक भुजा आपका यह हो जाएगा, एक भुजा ये हो जाएगा। दोस्तों, तो अगर सिर्फ त्रिभुज की बात करता है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ठीक देखिएगा, ये आपका एक ऊंचाई हो जाता है। क्या? एक ऊंचाई h हो जाता है और ये आधार अब क्या हो जाएगा दोस्तों? b हो जाएगा। ठीक, तो आइए, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये सूत्र रहता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब त्रिभुज में कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जैसे कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, तो इन तीनों त्रिभुजों को हम देखेंगे। पहले क्या? समबाहु त्रिभुज, फिर विषमबाहु त्रिभुज, फिर समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक दोस्तों, तो ये था मेरा त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के हम 3 पार्ट देखेंगे। 3 पार्ट में पहला पार्ट क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। पहला पार्ट क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा पार्ट क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज होगा। क्या? विषमबाहु त्रिभुज होगा। और ये होगा आपका क्या? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और एक हो जाएगा आपका चौथा नंबर समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो एक चौथा नंबर हो जाएगा ये समकोण त्रिभुज। तो इस 4 प्रकार के त्रिभुज को देखेंगे दोस्तों। ठीक, अब देखिए जरा, ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा एक समान हो तथा प्रत्येक कोण 60-60 अंश के हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग हो और इसके कोण भी अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? दोस्तों, जिसकी 2 भुजा एक हो और तीसरी भुजा क्या हो? अलग अलग हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जो समकोण त्रिभुज होता है दोस्तों, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, परंतु इसके 2 कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। और जो एक तीसरा कोण होगा वो 90 अंश का होगा, इसीलिए इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। परंतु हाँ दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है दोस्तों, वो होता है 180 अंश का होता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज देखेंगे दोस्तों। इसको आप इसके साथ लीजिए, फिर आइए देखते हैं क्या। तो ये है मेरा क्या? समबाहु त्रिभुज है। तो आइए इसको बिल्कुल सरल और शानदार तरीके से देखते हैं। ठीक दोस्तों, तो देखिए ये मेरा है क्या? समबाहु त्रिभुज। तो जो ये मेरा समबाहु त्रिभुज है,
मैंने आप लोगों को ये कहा, तो समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा एक समान हो तथा इसके प्रत्येक कोण 60-60 अंश के हो, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। तो देखिए इसके जो कोण होंगे ये 60 अंश, इसके ये जो कोण होंगे 60 अंश, इसके जो कोण होंगे ये 60 अंश, और इसकी जो भुजा होगी वो ये भुजा मैंने माना ए, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगा, ये भुजा जो हो जाएगा इसका एक समान हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा एक समान होती है और इसके प्रत्येक कोण भी 60 अंश होते हैं, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है दोस्तों। तो आइए इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा वो रूट में 3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और जो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा, चाहे परिमाप कहिए चाहे परिधि कहिए, बात एक ही होगा, वो होता है 3a। अर्थात परिमाप का मतलब होता है किसी भी मान के चारों ओरों का योगफल, या जितनी भुजा दिया है सभी भुजाओं का योगफल, ठीक दोस्तों। और समबाहु त्रिभुज का विकर्ण, समबाहु त्रिभुज का विकर्ण, जो समबाहु त्रिभुज का विकर्ण होता है वो होता है a रूट में 3 होता है। और जो समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है, समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है दोस्तों, ऊंचाई का मतलब ये जो ये ऊंचाई होता है, इस ऊंचाई का मान होता है क्या दोस्तों, ये ऊंचाई का मान होता है 1 में 3/2 होता है दोस्तों। 1 में 3/2 होता है, 1 में 3/2 होता है। समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है 1 में 3 होता है दोस्तों, ठीक। देख लीजिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण में 3/4 ए स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, समबाहु त्रिभुज का विकर्ण 1 में 3, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई 1 में 3/2। दोस्तों अगर वो मान क्षेत्रफल में है तो उसका जो मात्रक होगा, तो अगर भुजा मीटर में दिया तो मात्रक मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होगा। यदि मात्रक आपका सेंटीमीटर में दिया है तो उसका जो मात्रक होगा तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर में होता है, ठीक दोस्तों। तो आइए अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या समकोण त्रिभुज, क्या देखेंगे, समकोण त्रिभुज देखेंगे दोस्तों। इसको लीजिए इसके साथ, देखते हैं फिर समकोण त्रिभुज। आइए दोस्तों देखते हैं समकोण त्रिभुज। पॉइंट टू कह रहा क्या, समकोण त्रिभुज, ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। तो आज समकोण त्रिभुज देखेंगे। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये मेरा बन गया क्या, समकोण त्रिभुज, ये बन गया समकोण त्रिभुज। दोस्तों मैंने ये कहा कि समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं इसमें जो तीनों भुजाएं होंगी वो भुजाएं अलग अलग होंगी, और जो इसके जो कोण होंगे, 2 कोण एक समान और एक कोण अलग, जो कोण अलग होगा वो कोण 90 अंश का होगा, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक दोस्तों। तो आइए इस भुजा को मैंने माना A और इस भुजा को मैंने माना क्या B, इस भुजा को B माना और इस भुजा को मैंने क्या माना दोस्तों C। और जो ये कोण होगा, ये कोण 90 डिग्री का होगा दोस्तों, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो 1/8 आधारभूत ऊंचाई होता है दोस्तों। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा दोस्तों 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, क्या आधार गुणित ऊंचाई। दोस्तों ये आपका आधार होगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऊंचाई हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों। वैसे समकोण त्रिभुज में इसको आधार कहते हैं, इस ऊंचाई को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लंब कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, कर्ण कहते हैं, ठीक।
तो पाइथागोरस प्रमेय से तो इसमें जो आपका जो मान होता है तो वो एक प्रकार ये भी होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये भी होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होता है, समकोण त्रिभुज का परिमाप या परिधि, तो इसका जो परिमाप होता है इन सभी भुजाओं का योगफल अर्थात a प्लस बी प्लस सी। अगर भुजा मीटर में दिया तो मीटर में, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर में। ठीक दोस्तों, ये था मेरा क्या, समकोण त्रिभुज, ये था मेरा समकोण त्रिभुज। अब आइए देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या, विषमबाहु त्रिभुज। दोस्तों आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, क्या, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज देखते हैं दोस्तों। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में दोस्तों क्या होता है, न तो इसके कोण समान होते हैं और न ही इसकी भुजा समान होती है। दोस्तों ये कोण कुछ अलग होगा, ये कोण कुछ अलग होगा, ये कोण कुछ अलग होगा, तो इसकी भुजा भी क्या होती दोस्तों, एक समान नहीं होती। तो इसीलिए तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, सुनिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज नहीं विषमबाहु त्रिभुज, तो जो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है रूट में क्या, s फिर s माइनस a फिर s माइनस b फिर s माइनस c। ठीक दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल होता है रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। दोस्तों s कहां से आता है, तो s का जो मान आता है वो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 से s का मान निकालेंगे और भुजा आपके पास दिया ही रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं पॉइंट 4, जिसको कहते हैं क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तो देखिए जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है इसकी दो भुजा एक समान होती है और एक जो तीसरी भुजा होगी वो अलग होगी दोस्तों। तो आइए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये देखिएगा, सही से नहीं बन, फिर सुना देते हैं इसको। चलिए ये कोण, ये कोण, ये कोण, तो इसकी भुजा को हम ए मान दे रहे हैं, इसकी भुजा को हम ए मान दे रहे हैं बी। ठीक दोस्तों, तो ये इसकी दो भुजा क्या हो गई, एक समान, ए टू ए और एक आ जाएगा ये बी। ठीक दोस्तों, तो ये थी मेरी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा एक समान होती है और तीसरी भुजा क्या होती, अलग होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसका होता है b रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूरे का बटा 4, b रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूरे का बटा 4 होता है इसका क्षेत्रफल दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा वो देखिएगा ये होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा वो ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों b रूट में, b रूट में से दोस्तों यहाँ b नहीं होगा, रूट में होगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूरे का बटा 2। ठीक, रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूरे का बटा 2, ये हो जाता है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का सूत्र। ठीक दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का। ठीक, तो ये मेरा सूत्र हुआ खत्म, किसका, त्रिभुज का। ठीक दोस्तों, अब हम देखेंगे किसका जी, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समबाहु क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, उसका सूत्र देखेंगे।
ठीक दोस्तों, इसको लीजिए, इसके साथ मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तो देखते हैं वर्ग, क्या वर्ग देखेंगे, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर वर्ग। दोस्तों ये जो वर्ग होती है, ये वर्ग, इसमें चार भुजाएं होती हैं। दोस्तों वर्ग किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं। वर्ग की जो भुजा होती है वो एक समान होती है। इसमें चार भुजा होती है, 1 2 3 4, और इसके जो भुजा होती है वो एक समान होती है, और इसके जो कोण होते हैं, कोण भी क्या होते हैं? एक समान होते हैं। इसके जो कोण होते हैं वो भी एक समान होते हैं। इसके ये कोण 90 अंश, इसके प्रत्येक कोण जो होते हैं दोस्तों वो आपके 90 अंश होते हैं, ठीक। और जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है एक करड़ी में 2 दोस्तों, ठीक। तो आइए जरा इसका आप सूत्र देखते हैं क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर अर्थात भुजा स्क्वायर, ठीक। और वर्ग का जो परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों, ये होता है 4 अर्थात 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा। ए का मतलब ये भुजा होता है, इसलिए भुजा को मैंने ए से प्रदर्शित किया है। और जो वर्ग का क्षेत्रफल एक और होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है दोस्तों विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है दोस्तों। और एक होता है क्या? वर्ग का विकर्ण। वर्ग का जो विकर्ण होगा दोस्तों, वर्ग का विकर्ण वो होता है एक करड़ी में 2, ठीक दोस्तों। तो ये था मेरा वर्ग। इस वर्ग में दोस्तों यहाँ से सवाल एग्जाम में बनते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है, सवाल एग्जाम में यहाँ से बनते हैं, ठीक दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं क्या हम आयत देखेंगे, क्या देखेंगे? आयत देखेंगे, ठीक। ये था मेरा वर्ग। अब आइए जरा देखते हैं आयत। ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 1 कर दीजिए, ये पॉइंट 2 कर देंगे क्या? आयत, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, क्या? रेक्टेंगल, ठीक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक। आयत देखिएगा, ये आयत हो गया, ठीक। आयत, ये कोण ए, ये कोण बी, ये कोण सी, ये कोण डी। दोस्तों जो आयत होता है, आयत के आमने सामने की जो भुजा होती है वो एक समान होता है, और इसके जो कोण होते हैं वो प्रत्येक 90 अंश के होते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा ये 90 अंश, ये भी हो जाएगा 90 अंश, और ये भी हो जाएगा 90 अंश, और ये भी हो जाएगा 90 अंश, ठीक दोस्तों। ये भुजा मैंने एल किया, ये क्योंकि लंबा है, ये भुजा मैंने एल किया। आमने और सामने की जो भुजा होती है वो एक समान होती है, और ये बी हुआ और ये भी बी हुआ, ठीक। अर्थात ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ, ठीक दोस्तों। और हाँ एक बात और, वर्ग और आयत के चारों कोणों का जो योगफल होता है वो 360 अंश होता है। वर्ग और आयत के चारों कोणों का योगफल क्या होता है दोस्तों? 360 अंश। तो आइए देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, और जो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप या परिधि, आयत का परिमाप या परिधि क्या होता है दोस्तों? 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये परिमाप का मतलब होता है जो सारी भुजाएं दिया रहता है उसी का योगफल होता है परिमाप। यल और यल 2l, b 2b, तो 2 मैंने कॉमन कर लिया, तो क्या हो जाएगा? कोष्ठक में 2 कोष्ठक में l प्लस b हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं आयत का विकर्ण। जो आयत का विकर्ण होता है वो क्या होता है? आयत का विकर्ण हो जाएगा क्या दोस्तों? करड़ी में l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अर्थात लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये आयत का जो विकर्ण होगा दोस्तों, ये रूट में l का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर, ठीक दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे चीज समझ में आए होंगे दोस्तों। अब आइए त्रिभुज हो गया,
वर्ग हो गया, आयत हो गया। अब चलते हैं चतुर्भुज पे। उसके बाद चतुर्भुज पे चलेंगे। उसके बाद चतुर्भुज में दो तीन टॉपिक है, एक समांतर चतुर्भुज है और एक समचतुर्भुज है और एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक, उसको देखेंगे। उसको देखने के बाद आएंगे कहाँ पे, वृत्त पर आएंगे, जो आपके टूडे में आता है। ठीक दोस्तों, इसको लीजिए। इसके साथ फिर आते हैं कि अब देखते हैं क्या, चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज को क्या कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री क्वाड्री QUADRI, क्वाड्रिलेटरल। ठीक दोस्तों, इसको चतुर्भुज कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो आइए अब इस चतुर्भुज में हम तीन चीज देखेंगे। वो क्या देखेंगे, एक देखेंगे दोस्तों समांतर चतुर्भुज, एक देखेंगे समांतर चतुर्भुज, और एक देखेंगे क्या, एक देखेंगे सम चतुर्भुज, एक देखेंगे सम चतुर्भुज, और एक देखेंगे क्या, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। ठीक दोस्तों, तो आइए समांतर चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, तो आइए जरा देखते हैं इस समांतर चतुर्भुज को। तो समांतर चतुर्भुज की ध्यान से देखिएगा, ये हो गया मेरा क्या, समांतर चतुर्भुज। ये देखिएगा, ये मेरा हो गया क्या, ये समांतर चतुर्भुज। क्या, ये समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज, या ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो ये एक ऐसे हो जाएगा क्या, ई। ठीक, ठीक दोस्तों, तो ये था मेरा समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई होता है। दोस्तों समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा क्या, आधार गुणित ऊंचाई। क्या, आधार गुणित ऊंचाई, इसका हो जाता है क्या, सूत्र। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार गुणित ऊंचाई। ये मेरा आधार होगा, ये मेरा आधार होगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊंचाई हो जाएगा। ये मेरा ऊंचाई होगा और ये क्या हो जाएगा, मेरा आधार हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब आते हैं देखते हैं समचतुर्भुज। क्या, समचतुर्भुज। जो समचतुर्भुज होता है दोस्तों, देखिए ये होता है मेरा क्या, समचतुर्भुज। तो ये कोण ए, ये कोण बी, ये कोण सी, ये कोण डी। ठीक दोस्तों, इसकी जो भुजा होती है वो एक समान होता है। दोस्तों समचतुर्भुज की जो भुजा होती है वो एक समान होता है, और इसके जो विकर्ण होते हैं विकर्ण अलग अलग होते हैं। दोस्तों इस समचतुर्भुज के जो क्षेत्रफल होते हैं, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 d1 गुणित d2, अर्थात 1/2 दो विकर्णों का गुणनफल। अर्थात समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणित d1 गुणित d2, अर्थात दोनों विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण आपका ये d1 होगा दोस्तों, एक विकर्ण आपका d1, और एक विकर्ण का होगा ये d2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक, तो और क्या होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, समचतुर्भुज का जो परिमाप होगा, समचतुर्भुज, जो समचतुर्भुज, जो समचतुर्भुज, जो समचतुर्भुज का जो परिमाप होगा वो दोस्तों परिमाप होता है क्या, 4a होता है। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4a। तो दोस्तों ध्यान से जरा देखिएगा, अगर देखिएगा जहां पे एक विकर्ण ये d1 और एक विकर्ण ये d2, दोस्तों जहां पर ये केंद्र पर अगर एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को परिच्छेद करते हैं तो दोस्तों यहां भी बनता है क्या, 90 डिग्री का कोण बनता है।
जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उसके सामने वाली जो भुजा होगी दोस्तों, ये कर्ण होगा, यह एक लंब होगा, एक आधार होगा दोस्तों। तो इसी में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक दोस्तों, ये हो जाता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 d1 d2 अर्थात 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, समचतुर्भुज का परिमाप 4a, चारों भुजाओं का योग। और इसको यदि दो विकर्ण आपस में प्रच्छेद करते हैं तो यहाँ पे प्रच्छेद किए गए मान पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। तो उसके सामने वाली जो भुजा होगी दोस्तों वो कर्ण होगी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर एक लंब होगा, एक आधार होगा, ठीक दोस्तों। तो ये होता है आपका समचतुर्भुज होता है दोस्तों। तो आइए अब एक और देखते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं ये समलंब चतुर्भुज जो आपका तीसरा है दोस्तों। समलंब चतुर्भुज जो होता है ये ऐसे होता है, जो समलंब चतुर्भुज होता है वो ये ऐसे होता है। इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, इसको डी माना, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, एक ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है दोस्तों 1/2, मान लीजिए ये भुजा ए है और ये भुजा बी है, ठीक। तो क्या हो जाएगा कोष्टक में a प्लस बी, ये ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों h हो जाएगा, या दो भुजाओं के बीच की दूरी है, ठीक, इंटू ए एच, एच कहिए या डी कहिए। इसको आप हिंदी में ये भी कर सकते हैं 1/2 ना, कोष्टक में क्या हो जाएगा भुजाओं का योग या दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, ये दूरी, या इसको डी कहिए या एच, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, इन दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी है एच है, ऊंचाई एच है। तो दोस्तों ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 कोष्टक a प्लस बी इंटू एच होता है दोस्तों, एच होता है, ठीक। तो आइए दोस्तों देखते हैं बहुभुज क्या होता है। यह मेरा बहुभुज जिसको पॉलीगॉन्स कहते हैं, पॉलीगॉन्स, ठीक, ये बहुभुज है, इसको पॉलीगॉन्स कहते हैं, ठीक दोस्तों। तो बहुभुज में 2-3 टॉपिक होते हैं, तो जरा उसको ध्यान से देखते हैं। एक देखते हैं दोस्तों, एक होता है खष्टभुज होता है, एक होता है क्या, खष्टभुज होता है, जरा इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, ये सही से नहीं बन पाया, इसको जरा सही से बना देते हैं, ठीक, ये, और इसको जरा इसको ऐसे कर देते हैं, फिर इसको ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक दोस्तों ना, ये चीज दोस्तों ये हो गया मेरा खष्टभुज। देखिएगा इसकी जो खष्टभुज होता है दोस्तों, इसकी जो भुजा होती है प्रत्येक भुजा एक समान होती है। खष्टभुज में प्रत्येक भुजा क्या होता है, वो एक समान होता है दोस्तों। खष्टभुज में प्रत्येक भुजा एक समान होता है, तो इसमें 6 भुजा है, इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये खष्टभुज हो जाएगा। तो इसको हम खष्टभुज कहते हैं, ठीक दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा खष्टभुज। तो खष्टभुज का जो क्षेत्रफल होता है, खष्टभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6 गुणित करने में 3/4 ए स्क्वायर, अर्थात 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 3 रूट में 3 पूरे का बटा 2, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। खष्टभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 3 करने में 3 इंटू ए स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। अब खष्टभुज का जो परिमाप होगा वो क्या होता है, खष्टभुज का परिमाप, जो खष्टभुज का जो परिमाप होता है वो 6 होता है दोस्तों, क्या होता है, वो 6 होता है, ठीक। तो आइए एक जरा सवाल देखते हैं, सवाल है दोस्तों, एक टॉपिक और देखते हैं। ये था मेरा
बहुभुज में ये पॉइंट नंबर 1 षष्ठभुज। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं क्या दोस्तों, क्या अंतःकोण और बाह्यकोण। ठीक, तो n भुजाओं के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, n भुजाओं के सभी अंतःकोणों का योग का जो सूत्र होता है दोस्तों 2n-4 कोष्ठ में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 × 90। ठीक, तो n भुजाओं के सभी अंतःकोणों का योगफल 2n-4 × 100 ये होता है दोस्तों, सूत्र होता है जब n भुजाओं के सभी अंतःकोणों का योगफल कहता है तब दोस्तों। ठीक, तो आइए एक और देखते हैं n भुजाओं के सभी बाह्य कोणों का ना, एक और देखते हैं दोस्तों तीसरा, n भुजाओं के सभी बाह्य कोण, n भुजाओं के सभी बाह्य कोण, ये अंतःकोण था, क्या हो जाएगा जी बाह्य कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 360 डिग्री। क्या हो जाएगा 360 डिग्री ये हो जाएगा दोस्तों। अगर देखिए पॉइंट नंबर 4, अगर यहाँ n भुजा ना कर दे, अगर यहाँ कह देगा प्रत्येक भुजाओं के सभी अंतःकोणों का योग, प्रत्येक भुजाओं के सभी अंतःकोणों का योग, प्रत्येक भुजाओं के सभी अंतःकोणों का योग कह दे, n भुजाओं की प्रत्येक भुजाओं के सभी अंतःकोणों का योग की बात कर देगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 2n-4 × 90 पूरे का बटा क्या हो जाएगा दोस्तों n हो जाएगा। और n भुजाओं के प्रत्येक भुजाओं के सभी बाह्य कोण का मान क्या होगा दोस्तों, प्रत्येक भुजाओं के बाह्य कोण का योग, क्या बाह्य कोण क्या हो जाएगा दोस्तों 360 बटा n हो जाता है दोस्तों, 360 बटा n हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये था मेरा बहुभुज से। तो यहां से भी सवाल एग्जामों में दोस्तों आते हैं, अब एक चीज और रह गया, क्या वृत्त। आइए जरा वृत्त को देखते हैं दोस्तों, इसको लीजिएगा ऐसे साथ, वृत्त है जिसको सर्किल कहते हैं दोस्तों, सर्किल ये वृत्त है। ठीक दोस्तों, वृत्त क्या होता है, एक गोलाकार होता है, इसमें एक केंद्र होते हैं दोस्तों। ये मेरा वृत्त है, इसमें एक केंद्र है, तो इसमें देखिए व्यास होता है, त्रिज्या होता है और जीवा होती है और एक केंद्र भी होता है। देखिए दोस्तों, ठीक, तो आइए केंद्र से खींची गई रेखा किसी परिधि पर पहुंचती है, वो वृत्त की त्रिज्या r कहलाती है। क्या वृत्त की त्रिज्या r कहलाती है। केंद्र से खींची गई रेखा किसी परिधि पर पहुंचती है, वो वृत्त की त्रिज्या r कहलाती है। और वृत्त का व्यास क्या होता है दोस्तों, परिधि से खींची गई रेखा केंद्र को प्रक्षेप करते हुए किसी दूसरे परिधि पहुंचती है, वो वृत्त का व्यास 2r होता है दोस्तों। वृत्त का व्यास क्या होता है, वो 2r होता है। वृत्त का जो व्यास होगा वो 2r होगा। ठीक दोस्तों, तो वृत्त की त्रिज्या होगा दोस्तों r, और वृत्त का व्यास होता है क्या 2r। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगर ये साइकिल का पहिया उसको प्रकार से वृत्त कहा जाएगा, तो अगर ये पूरा चक्कर लगाता है, दोस्तों, तो वृत्त की परिधि होता है। तो वृत्त की परिधि या परिमाप कहते हैं जी, ये होता है 2πr होता है दोस्तों। ठीक, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब देखिए वृत्त में क्या होता है, एक जीवा होती है। जीवा दोस्तों, जो वृत्त में जीवा होती है वो केंद्र को प्रक्षेप नहीं करेगी। एक परिधि से खींची गई रेखा दूसरे परिधि पहुंचेगी केंद्र के बगल से,
अर्थात केंद्र को प्रक्षेप नहीं करेगी, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वृत्त की जीवा कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये वृत्त की जीवा, ये वृत्त का केंद्र, ये त्रिज्या r, ये व्यास 2r। ठीक दोस्तों, तो आइए ये वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की परिधि 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब एक होता है अर्धवृत्त, जरा उसको देखते हैं अर्धवृत्त क्या होता है। ये है मेरा क्या, अर्धवृत्त है दोस्तों, इसको सेमी सर्कल कहते हैं अर्धवृत्त। तो देखिएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा मेरा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, वो होता है पाई r स्क्वायर बाई 2। ठीक दोस्तों, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बाई 2। और जो अर्धवृत्त का परिधि होता है, अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप, ठीक, पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r, ठीक, पाई r प्लस 2r, या होता है क्या, 36r बटा 7, 36r बटा 7। ठीक दोस्तों, 36r बटा 7। ये कैसे होगा दोस्तों, अगर r मैंने कॉमन कर लेंगे, पाई का मान होता है 22 बटे 7, 7 गुनी 14 और 22 का हो जाएगा दोस्तों 36r बटा 7। ये थे मेरा क्या दोस्तों, क्षेत्रफल था, जिसको 2D कहते हैं। तो इस 2D के मैंने सारे सूत्र इस बोर्ड में मैंने लिख दिया है। अब इसके जो सवाल होंगे वो अगले वीडियो में होने वाले हैं दोस्तों। और कुछ भी सवाल जो सूत्र छूटा होगा तो अगले वीडियो में जब सवाल को हम सॉल्व कराएंगे उसी में हम सूत्र भी लिख देंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।